जिस पल हॉल में मौजूद हर इंसान हंसने लगा, मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। सिर्फ थोड़ा गलत नहीं, सिर्फ शर्मनाक नहीं, बल्कि इतना बुरा कि वहां मौजूद 50 लोग मेरी तरफ उंगली उठाकर हंस रहे थे। गिल्ड का लाइव प्रसारण अभी भी चल रहा था और जिस आदमी ने पूरी अवेकनर कम्युनिटी के सामने मेरी बेइज्जती की थी, वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वह पहले ही जीत चुका हो, और शायद वह सच में जीत गया था, क्योंकि मेरी स्किल की रैंक आ चुकी थी, F रैंक। सिर्फ एक स्किल। उस दुनिया में जहां सबसे कमजोर हंटर के पास भी कम से कम 3 शक्तियां होती हैं, मुझे सिर्फ एक ही स्किल मिली, और वो भी कोई साधारण स्किल नहीं, एक पूरी तरह बेकार, रहस्यमयी और अपमान जैसी लगने वाली स्किल जिसका नाम था कन्वर्जन। न कोई जानकारी, न कोई स्टेट्स, न लड़ाई में इस्तेमाल की कोई ताकत, सिस्टम में बस एक शब्द लिखा था, कन्वर्जन, और बस इतना ही। भीड़ मेरे कंधे के ऊपर से उसे पढ़ रही थी। पीछे खड़े किसी इंसान ने उसे जोर से पढ़कर सुनाया और फिर हॉल में हंसी और तेज हो गई। लेकिन आगे क्या होने वाला था, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत भी उतनी ही पागलपन भरी है। इस दुनिया की किस्मत उस दिन बदल गई थी जब गेट्स प्रकट हुए। विशाल आयामी दरारें पूरी दुनिया में खुल गईं और उनमें से निकलने लगे ऐसे राक्षस जिन्हें अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। दैत्य, दानव, परछाइयों, भूख और आग से बने हुए डरावने जीव। दुनिया में अफरा तफरी मच गई, सरकारें टूटने लगीं। फिर शुरू हुआ अवेकनिंग का द्वार। लोगों के अंदर शक्तियां जागने लगीं, स्किल्स, एबिलिटीज जिनकी रैंक F से लेकर SSS तक होती थी। हंटर्स पैदा हुए, गिल्ड्स बने, और इंसानियत ने एक नई क्रूर सच्चाई को स्वीकार कर लिया। ताकतवर लोग जिंदा रहते हैं और कमजोर लोग ताकतवरों की सेवा करते हैं। सीधी बात, निर्दयी सच्चाई, असल दुनिया। हर इंसान का 18 साल की उम्र में टेस्ट होता है, अवेकनिंग सेरेमनी। तुम्हारी स्किल सबके सामने सिस्टम विंडो में दिखाई देती है, यानी तुम्हारा पूरा भविष्य सबके सामने घोषित कर दिया जाता है। अच्छी स्किल्स मिली तो गिल्ड्स तुम्हें भर्ती करती हैं, पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, जीने लायक जिंदगी मिलती है। लेकिन खराब रिजल्ट का मतलब है मजदूरी वाले विभाग, सपोर्ट रोल्स, ऐसी नौकरियां जहां मेरे जैसे लोग पूरी जिंदगी उन लोगों को चमकते हुए देखते रहते हैं। मेरा नाम कांग जून हो है, मेरी उम्र 18 साल है और आज मेरी अवेकनिंग सेरेमनी थी और मुझे मिली एक F रैंक स्किल जिसका ठीक से विवरण तक नहीं था। गिल्ड का प्रतिनिधि मेरा नाम लिखना ही बंद कर देता है। क्रिम्सन स्पीयर गिल्ड का रिक्रूटर तो खुलकर हंस पड़ता है, धीरे नहीं, शालीनता से नहीं, बल्कि सबके सामने, और फिर अपनी लिस्ट से मेरा नाम ऐसे काट देता है जैसे मुझे इस दुनिया से मिटा रहा हो। तभी आगे बढ़ता है मेरा पुराना क्लासमेट पार्क सियोजन। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। हम दोनों एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में बड़े हुए थे, एक ही डॉर्मेट्री में रहे, लेकिन वो एक खास मामला था। उसकी अवेकनिंग पिछले साल ही हो गई थी और वो वापस लौटा था 3 स्किल्स के साथ। A रैंक स्ट्रेंथ एनहांसमेंट, B रैंक ब्लेड एफिनिटी, और उसके पास एक S रैंक परसेप्शन स्किल भी थी। प्रीडेटर्स आई। वो सच में डरावना था और वो मुझसे नफरत करता था, हमेशा से। सच कहूं तो मुझे कभी पूरी तरह समझ नहीं आया कि आखिर क्यों, लेकिन उस पल सब साफ हो गया। वो सबके सामने मेरी तरफ देखता है और इतनी ऊंची आवाज में कहता है कि पूरा हॉल सुन सके, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम जैसे कचरे को असली हंटर्स के साथ एक ही हवा में सांस लेने का भी हक नहीं है। पूरा हॉल शांत हो जाता है, फिर पीछे से किसी की हंसी निकलती है और अगले ही पल पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठता है। वो मुस्कुरा रहा था, ऐसी मुस्कान जैसे वो कई हफ्तों से सिर्फ यही लाइन बोलने का इंतजार कर रहा हो, और तभी सिस्टम कुछ अजीब करता है। मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन दिखाई देता है, प्राइवेट, सिर्फ मेरे लिए। न कोई आवाज, न कोई चमक, बस कुछ शब्द। अपमान प्राप्त हुआ, कन्वर्जन सक्रिय, शक्ति अवशोषित, प्लस 1200 रॉ फोर्स यूनिट्स। मैं पलक झपकाता हूं, फिर दोबारा पढ़ता हूं, फिर तीसरी बार पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा दिमाग सही काम कर रहा है या नहीं। एक इंसान का एक अपमान और मेरी स्किल ने उसे चुपचाप सोख लिया, उसे तोड़कर शुद्ध ऊर्जा में बदल दिया और मेरे अंदर जमा कर लिया। न कोई चमक, न कोई धमाका, किसी ने कुछ नहीं देखा, मैं बस वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह स्तब्ध, और सबको लगा कि मैं टूट चुका हूं। लेकिन असल में मैं उस नंबर को घूर रहा था जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। 1200 यूनिट्स, सिर्फ एक वाक्य से। उस वक्त मुझे एक बात नहीं पता थी, एक औसत F रैंक हंटर की कुल ताकत लगभग 800 यूनिट्स होती है, वो भी अच्छे दिन पर। यानी सियोजिन ने सिर्फ एक अपमान से मुझे एक सामान्य F रैंक हंटर से ज्यादा ताकतवर बना दिया था, और वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अभी क्या कर दिया है, और यही चीज आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी, बहुत बड़ी। लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे बस इस हॉल से बाहर निकलना था बिना किसी को ये पता चले कि आखिर हुआ क्या है। मैं सेरेमनी छोड़कर बाहर निकल गया। लोग रास्ते से हट रहे थे, इज्जत की वजह से नहीं, घृणा की वजह से। ठीक वैसे जैसे लोग किसी गंदी चीज को छूने से बचते हैं। एक लड़की जिसे मैं कभी अपनी दोस्त समझता था, मेरे पास से गुजरते वक्त नीचे देखने लगी। एक टीचर जिसकी मैं इज्जत करता था, ऐसा दिखाने लगा जैसे वो अपने सिस्टम विंडो में व्यस्त हो। और क्रिम्सन स्पीयर गिल्ड का रिक्रूटर, वो पहले ही सियोजिन से हाथ मिला रहा था, उसे बड़ी लीग्स में स्वागत कर रहा था। मैं घर तक पैदल गया और फिर मैंने अपना सिस्टम खोला। स्किल, कन्वर्जन रैंक, F स्थिति, हिडन फंक्शन, होस्ट की तरफ आने वाले हर अपमान, मजाक, तिरस्कार या नफरत को रॉ पावर यूनिट्स में बदलना। ये यूनिट्स कन्वर्जन कोर में जमा होती हैं और जरूरत पड़ने पर स्टैट बूस्ट के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। वर्तमान स्टोरेज 1200 यूनिट्स, अधिकतम सीमा अज्ञात, कन्वर्जन रेट अपमान की सच्चाई और भावनात्मक तीव्रता के अनुसार।
बस यही था इस स्किल की पूरी डरावनी और खूबसूरत सच्चाई। जब भी कोई मेरा अपमान करेगा मैं और ताकतवर बन जाऊंगा, और जितनी सच्ची नफरत होगी मुझे उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। और सीओ जिन के सिर्फ एक वाक्य से मुझे जितनी शक्ति मिली थी उसे देखकर साफ था कि इस स्किल की सीमा शायद मेरी सोच से भी कहीं आगे है। रैंक में अभी भी एफ लिखा था, लेकिन उसके साथ एक और शब्द भी था, हिडन, और नीचे एक छोटा सा नोट था जो लगभग मेरी नजर से छूट ही गया था। नोट, जैसे जैसे कन्वर्जन कोर मौजूदा रैंक सीमाओं से आगे बढ़ेगा पावर क्लासिफिकेशन अपने आप अपडेट होगा। वर्तमान सिस्टम में इस क्षमता की असली रैंक दिखाने की क्षमता मौजूद नहीं है। मैं काफी देर तक उस लाइन को देखता रहा, फिर मैं हंसने लगा। इसीलिए नहीं कि कुछ मजेदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि आज सियोजिन ने अनजाने में मुझ पर एहसान कर दिया था और उसे कभी पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि उस हॉल में हंसने वाला हर इंसान अनजाने में मेरी ताकत बढ़ाकर गया था। क्योंकि इस दुनिया की नींव ताकत पर बनी थी और मैंने अभी अभी ऐसा तरीका खोज लिया था जिससे मैं लोगों की नफरत को ही अपनी शक्ति बना सकता था। ठीक है, नई योजना। मुझे चाहिए कि लोग मेरा अपमान करें। मुझे पता है ये सोच सामान्य नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे किसी को उकसाने की जरूरत नहीं। मुझे बस सही जगहों पर मौजूद रहना है। ट्रेनिंग जोन्स, गिल्ड हॉल्स, पब्लिक डंजन की लाइनें, जहां ताकतवर हंटर्स हर दिन सपोर्ट क्लास वालों को नीचा दिखाते हैं। मुझे बस वहां खड़ा होना है और उन्हें वही करने देना है जो वो पहले से करना चाहते हैं, और फिर चुपचाप उनकी हर नफरत को इकट्ठा करना है। अगली सुबह मैंने सबसे लो लेवल पब्लिक ट्रेनिंग जोन में रजिस्टर किया, ग्रेड एफ। ऐसी जगह जहां वही लोग आते हैं जिनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती। वहां पुराने हथियारों, पसीने और असफलता की बदबू आ रही थी, और मुझे वो जगह पसंद आ गई क्योंकि सिर्फ 20 मिनट के अंदर 3 अलग अलग लोगों ने मेरी एक स्किल का मजाक उड़ाया। अपमान प्राप्त हुआ, कन्वर्जन सक्रिय प्लस 340 यूनिट्स। अपमान प्राप्त हुआ, कन्वर्जन सक्रिय प्लस 890 यूनिट्स। अपमान प्राप्त हुआ, कन्वर्जन सक्रिय प्लस 1100 यूनिट्स। आखिरी वाला एक ऐसे लड़के से मिला जो ज्यादा से ज्यादा 19 साल का होगा, लेकिन वो पहले ही बी रैंक हंटर था। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं इंसान ही ना हूं। इतनी गहरी नफरत कि मैं खुद प्रभावित हो गया। उसने मुझे सिस्टम की गलती कहा कि मुझे जाकर रसोई में काम करना चाहिए, और मैंने उसे धन्यवाद कहा। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। मैं वहां से चला गया। पहले हफ्ते के आखिर तक मेरे पास 18,000 स्टोर्ड यूनिट्स जमा हो चुकी थीं, लेकिन मैंने उनमें से एक भी इस्तेमाल नहीं की। मैं बस नंबर बढ़ते हुए देखता रहा। मैंने एक लॉग बनाना शुरू किया। मैं समझना चाहता था कि कन्वर्जन रेट कैसे काम करता है, लोगों की भावनाओं का वजन ताकत में कैसे बदलता है। क्या लगातार मिलने वाला अपमान अलग तरीके से काम करता है, या अचानक मिला एक तीखा ताना ज्यादा असर करता है? और जवाब था हाँ। लंबे समय तक चलता रहने वाला तिरस्कार, जैसे मेरे ऊपर वाले पड़ोसी से मिलता था, धीरे धीरे लेकिन लगातार पावर देता था। वो एक एक्स हंटर था जिसने अपनी रैंक खो दी थी और अब अपनी हताशा हर कमजोर इंसान पर निकालता था। उसकी नफरत से मिलने वाली शक्ति कम थी, लेकिन समय के साथ बोनस बढ़ते जाते थे। दूसरी तरफ ऊंची रैंक वाले हंटर्स के अचानक किए गए अपमान एक ही बार में भारी मात्रा में यूनिट्स देते थे, लेकिन वो स्टैक नहीं होते थे जैसे कोई पावर अप। मेरा पड़ोसी एक सब्सक्रिप्शन सर्विस जैसा था, दोनों काम के थे, और मुझे छोड़कर किसी को पता भी नहीं था कि मैं धीरे धीरे एक पूरा हथियार खाना तैयार कर रहा हूं। पहला असली टेस्ट 3 हफ्ते बाद आया। एक पब्लिक डंजन इवेंट था, ग्रेड डी, सीरियस ट्रेनिंग के लिए एंट्री लेवल, नए लोगों के लिए खतरनाक, लेकिन तकनीकी रूप से हर अवेकंड इंसान के लिए खुला। मैंने रजिस्टर कर लिया। पार्टी गेट के सामने इकट्ठा हुई, कुल 7 लोग, और जैसे ही उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा, एक स्किल एफ रैंक, हर किसी का रिएक्शन लगभग एक जैसा था। अपमान प्राप्त हुआ प्लस 2300 यूनिट्स। पार्टी लीडर था यूनडे ह्यून, सी रैंक हंटर, शरीर ऐसा जैसे दरवाजा और स्वभाव उससे भी ज्यादा भारी। उसने मेरा रिकॉर्ड देखा, फिर मेरी तरफ देखा और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? सच में मरने का शौक है या बस बेवकूफ हो? उसके वाक्य खत्म होने से पहले ही मुझे कन्वर्जन का असर महसूस हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने आया हूं, सपोर्ट रोल, पीछे रहूंगा, रास्ते में नहीं आऊंगा। उसने कंधे उचका दिए, जैसे मेरा जिंदा रहना अब उसकी समस्या ही नहीं था। असल वजह यह थी कि अगर वो मुझे पार्टी से हटाता तो उसे फॉर्म भरने पड़ते, और वो आलसी था। हम डंजन के अंदर गए, पत्थरों की लंबी सुरंगें, शैडो बीस्ट्स, और नीचे कहीं एक मिड बॉस। ऐसी कोई चीज नहीं जो 7 लोगों की सी रैंक पार्टी के लिए खतरनाक होनी चाहिए थी। मैं पीछे पीछे चलता रहा, देखता रहा, नोट करता रहा, और तभी मुझे एक बात समझ आई। यून की पार्टी बेहद लापरवाह थी। अलग अलग सब मजबूत थे, लेकिन टीम वर्क लगभग नहीं था। कोई बातचीत नहीं, कोई सही कोऑर्डिनेशन नहीं। उनकी फॉर्मेशन में इतने बड़े गैप थे कि कोई बच्चा भी उनमें से निकल जाए। सिर्फ पहले कॉरिडोर में ही 3 बार ऐसा हुआ जब कोई मॉन्स्टर ऐसे एंगल से हमला कर गया जिसे कोई कवर नहीं कर रहा था। मैंने हर बार इशारा किया, जोर से नहीं, बस चुपचाप। दूसरी बार यून मुझ पर चिल्लाया, चुप रहो। कन्वर्जन सक्रिय प्लस 1800 यूनिट्स। तीसरी बार जब एक शैडो बीस्ट सच में उस गैप से निकल आया,
और हीलर के हाथ का मांस नोच गया। तब यून पलटा और गुस्से में बोला, अगर तुमने एक बार और ऐसी बात कही जो तुम्हारे काम की नहीं है तो मैं खुद तुम्हें अगले कमरे में फेंक दूंगा। मैं समझ गया। मैं चुप हो गया और बस देखने लगा। फिर मिड बॉस चैम्बर खुला और पूरी पार्टी वहीं रुक गई, क्योंकि वो डी रैंक मॉन्स्टर नहीं था। किसी ने डंजन को गलत पहचान लिया था। डिफिकल्टी गलत कैलकुलेट हुई थी। उस कमरे में उनका इंतजार कर रहा था एक बी रैंक शैडो कोलोसस, 3 मीटर लंबा राक्षस जो पानी की तरह चलता था और जिसकी मौजूदगी भर से कमरे की 2 मशालें बुझ चुकी थीं। यून ने गाली दी, बहुत रचनात्मक तरीके से, लेकिन इस बार कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, क्योंकि वो अपमान नहीं था। मैं बस देखता रहा। पार्टी का एक सदस्य बोला, हमें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन यून ने मना कर दिया। वो फेल डंजन रन की रिपोर्ट नहीं देना चाहता था। उसकी रैंकिंग रिव्यू आने वाली थी। उसे ये मिशन पूरा करना ही था और उसने फैसला ले लिया। सब अंदर गए और हालात बहुत तेजी से खराब हो गए। कोलोसस ने पहला हमला किया और शुरुआती टक्कर में ही 2 लोग गिर पड़े। बाकी फाइटर्स घबरा गए। हीलर पहले से घायल था और लोगों को जिंदा रखने के लिए लगातार अपना मना खत्म कर रहा था। यून ताकतवर था, लेकिन वो घबरा चुका था और डर इंसान को लापरवाह बना देता है। और बी रैंक मॉन्स्टर के सामने लापरवाही का मतलब होता है चोट या मौत। अब कोई साफ दिमाग से नहीं सोच रहा था। तभी मैं आगे बढ़ा। मेरे कन्वर्जन कोर में 18,000 यूनिट्स जमा थीं। 3 हफ्तों से मैं रिलीज मैकेनिक्स समझ रहा था। मुझे पता था मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अकेले में प्रैक्टिस भी की थी, छोटे छोटे कंट्रोल बर्स्ट्स के साथ। ये शक्ति एम्प्लीफिकेशन की तरह काम करती थी, यानी मैं जिस भी शारीरिक ताकत या सिस्टम आउटपुट में चाहूं उसमें ये ऊर्जा डाल सकता था, एक बर्स्ट, पूरी एकाग्रता के साथ। मैंने कमरे के पीछे से शैडो कोलोसस को निशाना बनाया। ऊर्जा मेरी दाहिनी बांह से गुजरी और मैंने उसे सीधी ताकत की तरह छोड़ दिया। अगले ही पल धड़ाम वार ऐसा लगा जैसे कोई मालगाड़ी टकरा गई हो। शैडो कोलोसस लड़खड़ा गया, सच में लड़खड़ा गया। एक बी रैंक मॉन्स्टर जिसने अभी 2 सी रैंक हंटर्स को गिरा दिया था, वो एक एफ रैंक स्किल वाले इंसान के एक वार से पीछे हट गया और पूरा कमरा आधे सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। मैंने सिर्फ 6,000 यूनिट्स इस्तेमाल की थी और वहीं रुक गया, क्योंकि आखिरी बार यून को करना था। उसकी रैंकिंग दांव पर लगी थी और सच कहूं मुझे अभी थोड़ी देर और चाहिए थी ताकि ये लोग मुझे कमजोर समझते रहें। मैंने बस शुरुआत की और यून ने उसका फायदा तुरंत उठा लिया। उसने मौका देखा, सीधे आगे बढ़ा और लड़खड़ाते हुए कोलोसस पर अंतिम वार कर दिया। मॉन्स्टर गिर पड़ा। डंजन क्लियर हो गया। सब लोग भारी सांसें ले रहे थे। जो 2 लोग गिरे थे वो बुरी तरह घायल थे, लेकिन जिंदा थे। फिर यून धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर आखिरकार यून बोला, वो सपोर्ट टाइप पावर डिस्चार्ज था। मैंने सिर हिला दिया, न झूठ बोला न पूरी सच्चाई बताई। वो मुझे घूरता रहा। इतनी ताकत उस चीज को लड़खड़ाने के लिए काफी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कंधे उचकाए, सोचा नहीं, बस रिएक्ट कर दिया। मैं समझ सकता था कि वो और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन वो थका हुआ था, हिला हुआ था और उसके 2 घायल साथी अभी भी डंजन से बाहर ले जाए जाने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए उसने बात वहीं रोक दी। एक आखिरी बार मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई गणित का सवाल हूं जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा। फिर वो बाकी टीम को लेकर बाहर निकल गया और मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। 12,000 यूनिट्स बाकी थी। कन्वर्जन कोर अभी भी खुला था, अभी भी भूखा था और यून मुझे पहले ही समझ आ गया था कि वो आगे चलकर एक समस्या बनने वाला है। बुरी वाली नहीं, बल्कि उस तरह की जब कोई इंसान जिसने तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया था अब समझ ही नहीं पा रहा कि तुम्हें किस श्रेणी में रखे। वो मुझे देखेगा, सवाल पूछेगा, शायद जांच भी करेगा। करने दो, सच्चाई उसे वैसे भी समझ नहीं आएगी। दूसरे महीने तक मेरी जिंदगी की एक ऐसी दिनचर्या बन चुकी थी जो अगर मैं किसी को बताऊं तो वो मुझे पागल समझे। हर सुबह मैं 3 जगहों पर जाता था। पहली, पब्लिक गिल्ड बोर्ड, जहां हाई रैंक हंटर्स इकट्ठा होकर गपशप करते और बी रैंक से नीचे वालों को नीचा दिखाते। दूसरी, कॉम्बैट ट्रेनिंग एनेक्स, जहां लड़ाकू स्वभाव वाले लोग हर समय किसी न किसी पर चिल्लाते रहते थे। और तीसरी, क्रिम्सन स्पीयर गिल्ड हॉल के पास वाला कैफे, जहां सियोजिन और उसके नए गिल्ड साथी बैठकर खुद को दुनिया का राजा समझते थे। खासकर सियोजिन, वो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। लगता था ताकतवर बनने के साथ साथ उसकी इंसानियत और कम हो गई थी, जो अपने आप में एक कमाल की बात थी। एक सुबह उसने मुझे कैफे में देख लिया। मैं आराम से चाय पी रहा था, किसी को परेशान नहीं कर रहा था और उस समय तक मेरे पास 17,000 यूनिट्स जमा थीं। वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया जैसे हम दोस्त हों। हम दोस्त नहीं थे। अभी तक जिंदा हो, उसने कहा। मुझे लगा था बिना असली स्किल के तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। कन्वर्जन सक्रिय प्लस 2,900 यूनिट्स, मैंने शांत स्वर में कहा। किसी तरह संभाल रहा हूं। वो मुस्कुराया।
सुना है उस डी रैंक डंजन में कुछ अजीब हुआ था। यून की पार्टी। कहते हैं किसी बेकार पावर सिग्नेचर वाले ने ऐसा वार किया जो होना ही नहीं चाहिए था। मैंने बस अपनी चाय पी, फिर वो पीछे झुककर बोला, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम हर उस जगह पर दिखने लगे हो जहां तुम्हारा कोई काम नहीं। फेल क्लासेस, लो रैंक जोन्स, चैरिटी डंजन्स। ऐसा लगता है जैसे तुम खुद को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। बस ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैंने कहा। वो हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत खास तरह की थी, ऐसी जो सामने वाले इंसान को छोटा महसूस कराने के लिए बनाई गई हो। ट्रेनिंग? कन्वर्जन के साथ। वो बोला, तुम्हें पता भी है ये स्किल करती क्या है? कन्वर्ट करती है। लेकिन क्या? सिस्टम तो इसका फंक्शन तक नहीं दिखाता। और ये सच था। पब्लिक सिस्टम में कन्वर्जन के सामने कोई विवरण नहीं था, बस एफ रैंक। एक स्किल, कोई टूल टिप नहीं। दुनिया को लगता था कि मैं किसी मामूली काइनेटिक ट्रांसफर जैसी स्किल इस्तेमाल कर रहा हूं, शायद कोई कमजोर पैसिव एबिलिटी। किसी ने असली राज नहीं समझा था। ये बढ़ रही है, मैंने कहा, जो पूरी तरह सच था। बस उसका मतलब वो नहीं था जो सीओ जिन समझ रहा था। वो मुझे गौर से देखने लगा, फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, अगले हफ्ते एक ग्रेड बी डंजन इवेंट है। 3 बड़ी गिल्ड्स उसे स्पॉन्सर कर रही हैं। ओपन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन स्क्रीनिंग पार करने के लिए कम से कम एक स्किल भी रैंक या उससे ऊपर की होनी चाहिए। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, मैं तुम्हारा नाम सपोर्ट स्लॉट के लिए रिकमेंड करने वाला हूं। इसलिए नहीं कि मुझे लगता है तुम अच्छे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि असली खतरे में तुम आखिर करते क्या हो। वो मुस्कुराया। इसे एक एक्सपेरिमेंट समझो। मैं उसे देखता रहा। वो मुझे फेल होते हुए देखना चाहता था, सबके सामने, उन गिल्ड्स के सामने जो हमारे पूरे भविष्य का फैसला करने वाली थीं। और पूरी बातचीत के दौरान उसके हर शब्द में छिपा था तिरस्कार। हर लाइन, हर मुस्कान, हर छोटा सा व्यंग्य। कन्वर्जन कोर पीछे चुपचाप सब गिनता रहा। जब मैं कैफे से बाहर निकला, मेरे पास 26,000 यूनिट्स थीं। मैंने ग्रेड बी इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। उस रात मैं अंधेरे कमरे में बैठा अपना सिस्टम देख रहा था, और आखिरकार मैंने वो काम किया जिसे मैं कई दिनों से टाल रहा था। मैंने रैंक थ्रेशोल्ड चेक किया। तीसरे हफ्ते से सिस्टम मेरी कन्वर्जन स्किल की असली क्लासिफिकेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार एरर आ जाता था। और अब मुझे समझ आ गया था क्यों। सिस्टम की पावर क्लासिफिकेशन सिर्फ एसएसएस रैंक तक जाती थी, उसके आगे कोई रैंक मौजूद ही नहीं थी। मेरी स्किल उस सिस्टम के बनाए हुए बॉक्स में फिट ही नहीं बैठती थी। मेरी मौजूदा ग्रोथ और पावर ट्रेजेक्टरी देखते हुए स्किल विंडो के नीचे एक नई लाइन दिखाई दी, ऐसी लाइन जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, शायद किसी ने नहीं देखी होगी। एक क्लासिफिकेशन एसएएसएस से परे, अनरजिस्टर्ड टियर, सिस्टम नोट। तुलना के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है। क्लासिफिकेशन प्रक्रिया जारी है। मैं काफी देर तक अंधेरे में बैठा रहा, बस उस स्क्रीन को देखता हुआ। फिर एक बार फिर नोटिफिकेशन की आवाज आई। नई क्षमता अनलॉक हुई, इंसल्ट इको। पैसिव होस्ट को यह क्षमता देती है कि वे स्टोर्ड कन्वर्जन ऊर्जा का एक हिस्सा मूल अपमान करने वाले व्यक्ति की मौजूदगी में मानसिक दबाव के रूप में वापस छोड़ सके। यह प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन हाई परसेप्शन स्कोर वाले लोग इसे महसूस कर सकते हैं। यानी जब मैं किसी ऐसे इंसान के पास जाऊंगा जिसने मेरा अपमान किया है, तो उसे कुछ महसूस होगा, एक अजीब सा दबाव, एक डर, जैसे उसके अंदर का जानवर उसे चेतावनी दे रहा हो कि वो किसी खतरनाक चीज के पास खड़ा है। और सीईओ जिन के पास एस रैंक परसेप्शन था, यानी जब मैं कल उस बी रैंक इवेंट में पहुंचूंगा तो वो मुझे देखने से पहले महसूस करेगा, और उसे समझ नहीं आएगा क्यों। अगले दिन बी रैंक इवेंट, 30 हंटर्स, 8 पार्टियां, और ऊपर ऑब्जर्वेशन गैलरी में बैठी बड़ी बड़ी गिल्ड्स। डंजन का प्रवेश द्वार विशाल था, मिलिट्री ग्रेड बैरियर हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। सीईओ जिन पहले से वहां मौजूद था। उसने मुझे स्टेजिंग एरिया के दूसरी तरफ से देख लिया। वो हाथ हिलाता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, जैसे उसे पहले से पता हो कि असली तमाशा शुरू होने वाला है। मैं अपनी पार्टी की तरफ बढ़ने लगा, और जब मैं उसके 5 मीटर के अंदर पहुंचा, तभी मैंने उसके चेहरे का बदलाव देखा। बहुत हल्का, कोई और शायद नोटिस भी ना करे, लेकिन मैं पिछले 2 महीनों से यही सब पढ़ रहा था। मैं समझ गया कि क्या हुआ है। उसकी मुस्कान एक पल को टूट गई, उसकी आंखें तेज हो गईं, उसके शरीर का ढीला आत्मविश्वास अचानक तन गया, बस 1 सेकंड के लिए, और उसका हाथ अपने आप हथियार की तरफ चला गया। फिर उसने खुद को रोका। अब वो मुझे अलग नजरों से देख रहा था, तिरस्कार से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज की तरह जिसे वो पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। इस बार मेरी पार्टी लीडर थी चोई हारिन, बी रैंक अवेकनर, ड्यूल विल्डर। उसकी पहचान थी तेज, कुशल और बेकार लोगों के लिए बिल्कुल धैर्य नहीं। उसने मेरा स्टेटस देखा, एफ रैंक, एक स्किल। उसका चेहरा पूरी तरह शांत रहा, लेकिन वो वही शांत चेहरा था जिसका मतलब होता है कि सामने वाला पहले ही तुम्हें बोझ मान चुका है
और अब बस ये सोच रहा है कि नुकसान कम कैसे किया जाए। सिर्फ सपोर्ट, उसने कहा, रास्ते में मत आना। कन्वर्जन सक्रिय। ये पूरी तरह अपमान नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में मौजूद हल्के तिरस्कार ने भी मुझे 400 यूनिट्स दे दी। हर छोटी चीज मायने रखती थी। समझ गया, मैंने कहा। हम अंदर गए। ग्रेड बी डंजन, एक पुराना किला, प्राचीन पत्थर, ऐसी वास्तुकला जो किसी झात सभ्यता से मेल नहीं खाती थी, जो हमेशा एक बुरा संकेत होता है। यहां दो तरह के मॉन्स्टर्स थे, शैडो कैटेगरी और फोर्स कैटेगरी, यानी हर लड़ाई में अलग रणनीति चाहिए थी। हमने पहले 2 कॉरिडोर बिना किसी परेशानी के पार कर लिए। हारिन की टीम सच में अच्छी थी, यून की टीम से कहीं बेहतर। वे बातचीत करते थे, एक दूसरे के एंगल कवर करते थे और वो गलतियां नहीं करते थे जो पिछली पार्टी ने की थी। मैं चुपचाप पीछे चलता रहा, देखता रहा, समझता रहा और सलाह तभी देता जब मुझे पूरा यकीन होता कि वो मिशन में मदद करेगी और साथ ही मुझे जरूरत से ज्यादा समझदार नहीं दिखाएगी। मुझे 2 बार चलती फिरती मुसीबत कहा गया। एक बार लेफ्ट फ्लैंक वाले स्पीयरमैन ने और दूसरी बार पार्टी मेज ने, जिसे लगने लगा था कि मैं अपशकुन हूं। कन्वर्जन सक्रिय, प्लस 3200 यूनिट्स। मैंने कुछ नहीं कहा। लेवल 3, पहली असली मुठभेड़। एक फोर्स कैटेगरी बीस्ट, आकार छोटे घर जितना, शरीर पर क्रिस्टल जैसा कवच और चाल ऐसी जैसे सदियों से सिर्फ हत्या करता आया हो। हारिन ने तुरंत फॉर्मेशन दी। सब अपनी जगह पर पहुंच गए। मैं भी निर्देश के अनुसार सबसे पीछे खड़ा हो गया। लेकिन तभी वो बीस्ट फ्रंट लाइन को नजरअंदाज कर देता है और एक पल के लिए सीधे मेरी तरफ देखता है। बी रैंक, हंटर्स की तरफ नहीं, हारिन की तरफ नहीं, जो उसके कवच को काट सकती थी, सीधे मेरी तरफ। एक एफ रैंक इंसान जिसके पास एक स्किल थी और कोई खतरे वाला प्रोफाइल नहीं। हारिन ने भी यह नोटिस किया, सबने किया। फिर वो बीस्ट मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है। मेरे पास अब 31,000 स्टोर्ड यूनिट्स थीं और इंसल्ट इको पैसिव पूरी ताकत से सक्रिय था, क्योंकि आज अकेले मुझे 15 बार अपमानित किया जा चुका था। और शायद डंजन मॉन्स्टर्स जिस प्रवृत्ति से कमरे के सबसे खतरनाक शिकार को पहचानते हैं, वो बिल्कुल सही काम कर रही थी। रुको, हारिन ने तेज आवाज में कहा। मैंने तुरंत 2000 यूनिट्स शुद्ध शारीरिक एनहांसमेंट में छोड़ दी। कुछ चमकदार नहीं, कुछ दिखने वाला नहीं, बस इतना कि जैसे ही बीस्ट मेरी तरफ झपटा, मैं ऐसी गति से साइड हट गया जो किसी एफ रैंक इंसान के लिए संभव नहीं होनी चाहिए थी। और फिर मैंने हथेली से उसका रुख मोड़ दिया। उसकी पूरी गति बदल गई और वो सीधे हारिन के तैयार काउंटर अटैक की तरफ जा गिरा। हारिन ने दोनों ब्लेड उसके अंदर घुसा दिए। 4 सेकंड, बस 4 सेकंड में वो बीस्ट मर चुका था। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। हारिन धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। सपोर्ट, उसने बिल्कुल सपाट आवाज में पूछा। हां, मैंने कहा। वो सपोर्ट नहीं था, मैंने सिर्फ दिशा बदली। अंतिम वार आपने किया। वो मुझे बहुत देर तक घूरती रही, ऐसी नजर जो इंसान को भीतर तक पढ़ने की कोशिश करे। फिर उसने बिना कुछ कहे आगे के कॉरिडोर की तरफ मुड़कर कहा, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब पार्टी की फॉर्मेशन में मैं पीछे नहीं था, मैं बीच में था। किसी ने घोषणा नहीं की, किसी ने समझाया नहीं, बस चुपचाप मेरी जगह बदल दी गई। जैसे हारिन ने तय कर लिया हो कि मैं अब बोझ नहीं, बल्कि ऐसा तत्व हूं जिस पर नजर रखना जरूरी है। और यह मेरे लिए ठीक था। डंजन का बॉस 5वें लेवल पर था। हम वहां तक बिना किसी और नुकसान के पहुंच गए। बी रैंक, रेवेनेंट कमांडर, लोहे के कवच में लिपटा एक मृत सेनापति जो शायद दशकों से डंजन ऊर्जा जमा कर रहा था। उसकी मौजूदगी भर से कमरे की हवा भारी लग रही थी। हारिन ने रणनीति समझाई, मल्टी एंगल अटैक, इसे किसी एक टारगेट पर लॉक मत होने देना। लेकिन उसने एक चीज नहीं सोची थी। रेवेनेंट ने कमरे में घुसते ही फिर सीधे मेरी तरफ देखा, बिल्कुल लेवल 3 वाले बीस्ट की तरह, बड़े खतरों को नजरअंदाज करके सीधे मेरी तरफ, जैसे उसकी मॉन्स्टर इंस्टिंक्ट उसे बता रही हो कि कमरे में सबसे खतरनाक चीज मैं हूं। अब ये एक पैटर्न बनता जा रहा था। कांग, हारिन ने धीमी आवाज में कहा, तुम आखिर हो क्या? उस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं था, कम से कम ऐसा नहीं जो मैं यहां दे सकता। तभी रेवेनेंट चार्ज करता है और मैं एक साथ 8000 यूनिट्स रिलीज कर देता हूं। सीधी ताकत, एक फॉरवर्ड स्ट्राइक में केंद्रित। अगले ही पल बी रैंक डंजन बॉस, जो कई भी रैंक हंटर्स को मार चुका था,
बीच चार्ज में रुक गया, सचमुच रुक गया। 2 पूरे कदम पीछे लड़खड़ाया, उसकी आंखें चमक उठीं और कमरे की हवा कांपने लगी, क्योंकि उस टक्कर की ऊर्जा पूरे चैम्बर पर दबाव डाल रही थी। और फिर हारिन की टीम ने वही किया जो असली प्रोफेशनल्स करते हैं। उन्होंने सवाल नहीं पूछे, उन्होंने मौका देखा और उसी पल हमला कर दिया। एक साथ उन्होंने अपने पास मौजूद हर ताकत उस छोटे से मौके में झोंक दी जो मैंने बनाया था। रेवेनेंट कमांडर सिर्फ 40 सेकंड में गिर गया। डंजन क्लियर। 20 मिनट बाद डीब्रीफ रूम में हारिन मेरे सामने बैठी थी, दोनों हाथ मेज पर जुड़े हुए। कमरे में 2 गिल्ड प्रतिनिधि भी मौजूद थे और सियोजिन वो बाहर कहीं था। मैं इंसल्ट इको पैसिव के जरिए उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, वो हल्का सा दबाव जो उसकी बेचैनी में बदल रहा था। तुम्हारी स्किल, हारिन ने कहा। F रैंक। नाम कन्वर्जन। पब्लिक डेटाबेस में इसका कोई कॉम्बैट उपयोग दर्ज नहीं है। तो फिर डंजन में मैंने अभी क्या देखा? मैंने जवाब देने से पहले काफी सोचकर शब्द चुने, फिर बोला, यह स्किल बाहरी इनपुट के आधार पर बढ़ती है। जितना ज्यादा इसे मिलता है उतना ज्यादा ये आउटपुट देती है। बाहरी इनपुट? हारिन ने दोहराया। किस तरह का इनपुट? मैंने अगला वाक्य और भी सावधानी से चुना। नेगेटिव फीडबैक, मैंने कहा। लोग मेरे बारे में जितना बुरा सोचते हैं मैं उतना ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं। दोनों गिल्ड प्रतिनिधि तुरंत एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन हारिन की नजर अब भी मुझ पर टिकी हुई थी। अभी तुम कितने मजबूत हो? उसने पूछा। मैंने अपना सिस्टम खोला। बॉस फाइट में 8000 यूनिट्स खर्च करने के बाद भी मैं पिछले 20 मिनट से ऐसे कमरे में बैठा था जहां कई हंटर्स मेरी मौजूदगी पर बड़बड़ा रहे थे। मौजूदा स्टोरेज 31,000 यूनिट्स, यानी जब मैं इस कमरे में आया था उससे ज्यादा। मैं पिछले 20 मिनट से इसी कमरे में बैठा हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। और अब मैं अंदर आने से ज्यादा ताकतवर हूं। हारिन धीरे धीरे कुर्सी पर पीछे टिक गई। एक गिल्ड प्रतिनिधि तेजी से कुछ लिखने लगा, दूसरा पहले ही अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकाल चुका था। अब गिल्ड्स तुमसे बात करना चाहेंगी, हारिन बोली। मुझे अंदाजा था, मैंने कहा। सियोजिन ने तुम्हें इस इवेंट के लिए रिकमेंड किया था। वो जानना चाहेगा कि यह सब आखिर था क्या। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। और तुम उसे क्या बताओगे? मैंने दरवाजे की तरफ देखा। उस दरवाजे के दूसरी तरफ एस रैंक परसेप्शन वाला इंसान खड़ा था और वो कुछ महसूस कर रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। दीवार के पीछे से उठता हुआ एक दबाव, कुछ ऐसा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा जो बिजली गिरने से पहले उठने वाले तूफान जैसा महसूस हो रहा। कुछ नहीं, मैंने कहा, मैं उसे खुद समझने दूंगा। बाहर की दुनिया अब बदलने वाली थी। 3 बड़ी गिल्ड्स अब मेरे अस्तित्व के बारे में जान चुकी थीं। क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी भी एरर दे रहा था जब भी वो मेरी स्किल की असली रैंक निकालने की कोशिश करता। और सियोजिन, वो इतना बुद्धिमान जरूर था कि देर सवेर सब जोड़ लेगा, कि हर बार जब वो मेरा अपमान करता है वो मुझे और ताकतवर बना रहा होता है। कि वो अवेकनिंग सेरेमनी जहां पूरा हॉल मुझ पर हंस रहा था, असल में मेरी शक्ति के लिए एक मुफ्त दावत थी। कि 2 महीनों तक ट्रेनिंग हॉल्स, कैफे की बातचीत और पब्लिक इवेंट्स में मिले हर ताने ने मेरे अंदर कुछ ऐसा बना दिया था जिसका नाम तक सिस्टम के पास नहीं था। और उसी समय मेरे सिस्टम में एक नया नोटिफिकेशन इंतजार कर रहा था, अभी अभी आया हुआ। कन्वर्जन कोर थ्रेशोल्ड प्राप्त, इवोल्यूशन लंबित, स्टोर्ड यूनिट्स अधिकतम रजिस्टर्ड क्षमता से आगे निकल चुकी हैं। सिस्टम पुनः समायोजन कर रहा है, नई क्षमता अनलॉक होने वाली है। मैंने धीरे से नोटिफिकेशन बंद कर दिया, उससे बाद में निपटूंगा। गिल्ड प्रतिनिधि अब भी नोट्स लिख रहे थे। हारिन अब भी मुझे देख रही थी और इस बिल्डिंग के किसी दूसरे हिस्से में शायद सियोजिन का हाथ फिर से उसके हथियार पर चला गया था, बिना ये जाने कि आखिर क्यों। मैंने अपना बैग उठाया, क्योंकि मैं अभी शुरू ही हुआ था। कमरा उस पल पूरी तरह शांत हो गया जब मैंने नोटिफिकेशन बंद किया। ऐसा नहीं था कि बाहर से कुछ दिखा हो, ना कोई चमक हुई, ना कोई जोरदार ऊर्जा का विस्फोट, ना कोई ऐसा सिस्टम अलार्म जिसे बाकी लोग सुन पाते। बस मैं उस गहरी कुर्सी पर बैठा था और कमरे में मौजूद 3 लोग अब अपनी सारी पुरानी सोच पर दोबारा विचार कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ताकत की असली सीमा आखिर है क्या। और उसी समय मेरे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा जो पिछले 2 महीनों से लगातार बढ़ रहा था, आखिर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। एवोल्यूशन पेंडिंग। मैं पिछले 30 सेकंड से इन 2 शब्दों को घूर रहा था, जैसे ये खुद मुझे सब समझा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
हेरन अभी भी मुझे ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर वही खास एक्सप्रेशन था, वाला एक्सप्रेशन जब कोई बहुत समझदार इंसान किसी ऐसी चीज को देखता है जो उसकी पूरी समझ से बाहर हो, और फिर वो तय करता है कि उसे डरना चाहिए या उसका फायदा उठाना चाहिए। खतरनाक तरह का समझदार इंसान। तुम कहीं खो गए थे, उसने कहा। सिस्टम नोटिफिकेशन था, मैंने जवाब दिया। कुछ जरूरी? मैंने उन शब्दों के बारे में सोचा। कन्वर्जन कोर थ्रेशोल्ड रीच्ड, एवोल्यूशन पेंडिंग, न्यू फंक्शन अनलॉकिंग। शायद, मैंने कहा, बाद में पता चलेगा। उसने बिना ज्यादा सवाल किए बात मान ली, क्योंकि वह व्यावहारिक इंसान थी। फिर उसने सामने बैठे दोनों गिल्ड प्रतिनिधियों की तरफ देखा। दोनों लोग तेजी से नोट्स लिख रहे थे, ऐसे जैसे उन्हें अभी अभी एहसास हुआ हो कि वे किसी बहुत बड़ी चीज के गवाह बन गए हैं। बाईं तरफ वाला आदमी आयरन बेस्टियन गिल्ड से था, मिड टियर गिल्ड, अच्छी प्रतिष्ठा, मजबूत डंगन ऑपरेशन। लेकिन दाईं तरफ वाला आदमी, उसे देखकर मैं खुद चौंक गया था। उसके कॉलर पर बना सिल्वर निशान साफ बता रहा था कि वह ईथर समिट गिल्ड से है, देश की टॉप 5 गिल्ड्स में से एक। वो गिल्ड जहां सेकेंड टियर हंटर्स को मीटिंग नहीं मिलती, सिर्फ रिजेक्शन लेटर मिलता है। और अभी वही ईथर समिट मेरे बारे में नोट्स लिख रही थी। आज सुबह मैं उठा था 31,000 स्टोर्ड यूनिट्स के साथ, और एक ऐसे सिस्टम के साथ जो मेरी स्किल को पहचान भी नहीं पा रहा था। और अब मैं एक डिब्रीफ रूम में बैठा था, जहां देश की सबसे बड़ी गिल्ड्स में से एक मेरा नाम लिख रही थी। सियोगन एक जीनियस है, एक ऐसा जीनियस जो गलती से, भयानक तरीके से मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल चुका है। हमें तुम्हारा एक औपचारिक एबिलिटी असेसमेंट करना पड़ेगा, ईथर समिट का प्रतिनिधि बोला। उसकी आवाज बिल्कुल प्रोफेशनल थी, ऐसी आवाज जो आमतौर पर उन्हीं लोगों से बात करने की आदी होती है जो पहले से ताकतवर हों। लेकिन अभी वह खुद को मेरे हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा था। उसे आदत थी कि सामने बैठा इंसान अपनी कीमत जानता हो, और शायद मैं वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। अनक्लासिफाइड एबिलिटी वाले संभावित रिक्रूट्स के लिए यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये रिक्रूट नहीं है, हेरन ने तुरंत कहा। यह किसी गिल्ड से जुड़ा नहीं है, प्रतिनिधि बोला। आज ये मेरी ऑपरेशन टीम में सपोर्ट पर था। इसने डंगन बॉस को बीच चार्ज में रोक दिया। वो सपोर्ट नहीं होता, वो तो वही था जिसकी मैंने अनुमति दी थी, हेरन ने सपाट और अंतिम आवाज में कहा। प्रतिनिधि कुछ पल चुप हो गया, फिर उसने खुद को संभाला। शायद हेरन की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि वह उससे बहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने फिर कुछ लिखा और बात बदल दी। मैं यह सब देखकर सच में प्रभावित था। हेरन ने मेरे साथ सिर्फ एक डंगन रन किया था। उसे मेरा नाम तक ठीक से नहीं पता था, बस रोस्टर पर लिखा हुआ। फिर भी वह मेरी तरफ से खड़ी थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके काम आया था, और शायद इसलिए भी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई गिल्ड मुझे उससे पहले ले जाए, जब तक वह खुद यह न समझ ले कि मैं आखिर हूं क्या। समझदार इंसान, खतरनाक तरह का। कांग जून हो, आयरन बेस्टियन वाला प्रतिनिधि पहली बार बोला। वह उम्रदराज था, चेहरा कठोर और अनुभवी, ड्रामे से ज्यादा प्रभावित होने वाला इंसान नहीं। तुम्हारी रजिस्टर्ड गिल्ड स्टेटस इंडिपेंडेंट है, कोई अफिलिएशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सही सही। और तुम्हारी स्किल कन्वर्जन को अवेकनिंग सेरेमनी में F रैंक आंका गया था, रिकॉर्ड में वही है। वह कुछ पल रुका, फिर बहुत सावधानी से शब्द चुने। तुम इसे कितने समय से विकसित कर रहे हो? लगभग 2 महीने। दोनों ने लिखना बंद कर दिया। दोनों मेरी तरफ देखने लगे। 2 महीने? ईथर समिट वाला प्रतिनिधि धीरे से बोला। 2 महीने, मैंने दोहराया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच बिना शब्दों के बातचीत हुई, वैसी बातचीत जो एक ही क्षेत्र के लोग करते हैं जब वे अचानक एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और अब तय कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। तभी हेरन खड़ी हो गई। जेंटलमैन, मेरे डिब्रीफ प्रोटोकॉल के अनुसार फाइनल असेसमेंट के लिए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। कांग जून हो के जाने से पहले मैं इसे आपके कॉन्टैक्ट्स दे दूंगी। दोनों समझ गए कि उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। वे खुश नहीं दिख रहे थे, लेकिन हेरन ने अभी अभी सफलतापूर्वक बी रैंक डंगन पूरा किया था और इस कमरे में अधिकार तकनीकी रूप से उसी का था। कुछ सेकंड बाद दोनों ने अपने सामान उठाए, मुझे कार्ड्स दिए, असली फिजिकल कार्ड्स, जिससे मुझे समझ आ गया कि दोनों गिल्ड अभी भी पुराने तरीकों से काम करती हैं। फिर वे बाहर चले गए। दरवाजा बंद हुआ। हेरन वापस कुर्सी पर बैठ गई। ठीक है, उसने कहा, अब सिर्फ हम हैं। बोलो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, ऐसी आंखें जो हर छोटी हरकत पकड़ लेती हैं और शायद कभी पूरी तरह आराम नहीं करती। संभव है कि वह अभी भी आदत से मजबूर होकर मेरा कॉम्बैट रिस्क असेसमेंट कर रही हो। तुम क्या जानना चाहती हो? मैंने पूछा। वो सब जो तुमने उनके सामने नहीं बताया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक बात थी। अब मुझे सोचना था कि मैं उसे कितना सच बता सकता हूं। और वहीं बैठे बैठे मुझे एहसास हुआ कि पिछले 2 महीनों में हेरन पहली इंसान थी जिसने मुझसे कोई सीधा सवाल पूछा था, बिना उसके पीछे छुपी नफरत या तिरस्कार के। बाकी हर इंसान जिसने मेरे बारे में कुछ नोटिस किया था, या तो शक में था, या डर गया था, या फिर फायदा उठाने की सोच रहा था। लेकिन हेरन अलग थी। वह सिर्फ सटीक थी। उसे जानकारी चाहिए थी ताकि वह सही फैसला ले सके। ना कोई ड्रामा,
ना कोई दिखावा। और शायद यही वजह थी कि मैंने तय किया उसे मैं जितना सोच रहा था उससे थोड़ा ज्यादा सच बताऊंगा। मेरी स्किल मेरे खिलाफ आने वाली नेगेटिव इमोशनल एनर्जी को रॉ पावर में बदल देती है, मैंने कहा। हर इंसल्ट, हर अपमान, हर वो पल जब कोई मुझे छोटा समझता है या नीचा दिखाता है, सब कुछ टूटकर स्टोर्ड यूनिट्स में बदल जाता है, जिसे मैं बाद में ताकत की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। हेरन ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले बात सुनी। किस चीज के हिसाब से बढ़ता है? उसने पूछा। सच्चाई के हिसाब से। जितनी ज्यादा असली भावना होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। अगर कोई हाई परसेप्शन हंटर सच में मुझे नीचा समझता है तो उससे मिलने वाली ऊर्जा किसी सामान्य मजाक से कहीं ज्यादा होती है। और स्टोरेज लगातार बढ़ रहा है। पहले हफ्ते से ही सिस्टम इसकी सीमा तक नहीं निकाल पा रहा। मैं कुछ पल रुका। आज सुबह सिस्टम ने स्किल को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन एरर आ गया। हेरन का जबड़ा हल्का सा हिला, बस थोड़ा सा। क्या क्लासिफिकेशन आया? SSS से भी ऊपर, अनरजिस्टर्ड टियर। नोट में लिखा था नो कंपैरेटिव बेंचमार्क एग्जिस्ट्स, यानी इसकी तुलना के लिए कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कुछ देर कमरे में शांति रही। ड्रामेटिक शांति नहीं, बस वो खामोशी जब कोई इंसान बहुत तेजी से दिमाग चला रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, और उस डंगन में जिसने भी तुम्हें बोझ कहा, स्टेजिंग एरिया में जो बातें हुई, ब्रीफिंग के दौरान, कॉरिडोर में, तुम उन सब से ताकत जमा कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा। फिर हल्का सा कंधा उचकाया, हालांकि मैं सच में काम भी आ रहा था। हेरन के चेहरे पर लगभग मुस्कान आई। लगभग? हाँ, यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। वो थोड़ा आगे झुकी। जो एवोल्यूशन नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या लिखा था? मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर पूरा नोटिफिकेशन शब्द शब्द पढ़कर सुना दिया। वह पीछे होकर बैठ गई और छत को ऐसे देखने लगी जैसे जवाब वहीं लिखा हो। फिर उसने पूछा, अगर नई फंक्शन पैसिव की जगह ऑफेंसिव निकली तो? मुझे नहीं पता। अगर ईथर समिट तुम्हारी एबिलिटी पूरी तरह समझ गई और उन्होंने तुम्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया तो? मैं भी यही सोच रहा था। और अगर स्योगा ने पूरा मैथ जोड़ लिया तो? मैं धीरे से बोला, उस बारे में तो मैं उससे भी ज्यादा समय से सोच रहा हूं। हेरन ने टेबल पर एक बार उंगली थपथपाई, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। तुम्हें किसी प्रतिनिधि की जरूरत है, उसने कहा। किसी गिल्ड रिक्रूटर की नहीं, एक स्वतंत्र एबिलिटी कंसल्टेंट की। ऐसा इंसान जो किसी गिल्ड से जुड़ा ना हो। कोई ऐसा जो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट के दौरान तुम्हारे हित बचा सके, जो तुम्हारी एबिलिटी को ऐसे शब्दों में पेश करे जिससे तुम किसी के हाथ का हथियार बनकर ना रह जाओ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी होती है, मैंने कहा। ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, हेरन बोली। गिल्ड्स नहीं चाहती कि लोगों को इसके बारे में पता चले। वह खड़ी हो गई। मैं किसी को जानती हूं, मैं तुम्हें उसका कॉन्टैक्ट भेज दूंगी। जब तक उसे बात ना कर लो, आयरन बेस्टियन या ईथर समिट से मत मिलना, कुछ भी साइन मत करना, और उन्हें बिना अनुमति सिस्टम स्कैन मत करने देना। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। वे कोशिश करेंगे? मैंने पूछा। जरूर करेंगे। बिना अनुमति ऐसा करना तकनीकी रूप से गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वे कोशिश करेंगे। मैंने उसे जाते हुए देखा। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने पूछा। वह रुकी और सच में सोचने लगी। फिर बोली, क्योंकि तुम आज काम आए थे, और जो लोग सच में काम के होते हैं वे इतने कम होते हैं कि उन्हें गलती से बर्बाद करना बेवकूफी होती है। फिर वह चली गई। मैं कुछ देर खाली डिब्रीफ रूम में बैठा रहा, बस चुपचाप सांस लेता हुआ। तभी सिस्टम की आवाज आई, इवोल्यूशन कंप्लीट, कन्वर्जन बिहाइंड SS8 ईयर, फंक्शन एक्सपेंशन अवेलेबल। मैं सीधा बैठ गया। नई जानकारी स्क्रीन पर उभरने लगी। एबिलिटी 1, इंसल्ट इको, पासिव स्किल अपग्रेडेड। पहले इसकी रेंज सिर्फ आसपास तक सीमित थी, अब इसकी रेंज 30 मीटर हो गई थी। और जिन लोगों की परसेप्शन स्किल भी रैंक से ऊपर होगी, वे मेरी मौजूदगी में अनजाने में खतरा महसूस करेंगे। एबिलिटी 2, कन्वर्जन बर्स्ट, एक्टिव स्किल, स्टोर्ड यूनिट्स को सीधे किनेटिक अटैक में बदलना। जितनी ज्यादा यूनिट्स खर्च होंगी, हमला उतना खतरनाक होगा। और अगर 10,000 यूनिट्स से कम इस्तेमाल हुई तो कोई विजुअल सिग्नेचर भी नहीं दिखेगा, यानी हमला दिखेगा भी नहीं। एबिलिटी 3, अब्जॉर्प्शन शील्ड, नई पासिव स्किल। अब जो भी फिजिकल या एलिमेंटल हमला मुझ पर होगा, उसका 15% हिस्सा सीधे कन्वर्जन यूनिट्स में बदल जाएगा, और लगातार हमले होने पर यह प्रतिशत बढ़ेगा। फिर चौथी स्किल सामने आई। मैंने उसे 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार। एबिलिटी 4, कंटेम्प्ट मेमोरी, नई पासिव स्किल। सिस्टम अब हर उस इंसान को स्थायी रूप से रिकॉर्ड करेगा जिसने कभी होस्ट के प्रति तिरस्कार या अपमान दिखाया हो। अगर दोबारा उसी व्यक्ति से सामना हुआ तो उससे मिलने वाली कन्वर्जन एनर्जी 30% बढ़ जाएगी। हर नई मुलाकात के साथ यह बढ़ोतरी और बढ़ती जाएगी। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा। फिर एक नाम दिमाग में आया, पार्क सियोजून। उसने सालों में मुझे कितनी बार नीचा दिखाया था, दर्जनों बार। अवेकनिंग से पहले, उसके दौरान, कैफे में, लोगों के सामने, पीठ पीछे, शायद तब भी जब मैं वहां मौजूद भी नहीं था। अगर सिस्टम पुराने रिकॉर्ड भी गिन रहा हो तो सिस्टम ने खुद जवाब दे दिया। रेट्रोएक्टिव रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, कंटेम्प्ट मेमोरी इंडेक्स इनिशियलाइज्ड, टॉप रजिस्टर्ड सोर्स पार्क सियोजून, इंटरैक्शंस लॉग्ड 47, बोनस कन्वर्जन मल्टीप्लायर
प्लस 1410%। मैंने वो नंबर 3 बार पढ़ा। 1410%। मतलब अगली बार अगर सियोजुन मुझे अपमानित करेगा तो मुझे 2000 यूनिट्स नहीं मिलेंगी, मुझे लगभग 28,000 यूनिट्स मिलेंगी। मैं बहुत धीरे से खड़ा हुआ, बैग कंधे पर डाला और डिब्रीफ रूम से बाहर निकल गया। ऐसे चल रहा था जैसे कोई इंसान बहुत कोशिश कर रहा हो कि दुनिया को पता ना चले कि वह अभी अभी कुछ ऐसा बन चुका है जिसका नाम तक अभी दुनिया ने नहीं रखा। मैं कॉरिडोर से आगे बढ़ा, स्टेजिंग एरिया का दरवाजा खोला और सियोजुन वहीं खड़ा था, दीवार से टिककर, हाथ बांधे हुए। उसकी एस रैंक परसेप्शन आंखें दरवाजा खुलते ही मुझ पर टिक गईं, जैसे वह काफी देर से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, सुबह वाला घमंड अभी भी था, लेकिन अब उसके पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे उसकी परसेप्शन स्किल महसूस कर रही थी, लेकिन उसका अहंकार मानने को तैयार नहीं था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कोई बहुत समझदार जानवर किसी ऐसी चीज को देखे जो उसके पूरे खतरे के अंदाजे में फिट ही ना बैठती हो। डर नहीं, लेकिन शरीर के अंदर वाला तनाव जरूर। वह दीवार से हटकर मेरी तरफ आया। कैसा गया? उसने हल्की आवाज में पूछा। ठीक, मैंने कहा। गिल्ड्स उत्साहित थीं, उनके कुछ सवाल थे। वह ध्यान से मुझे देखने लगा। मैंने बॉस फाइट के बारे में सुना, रेवेनेंट कमांडर। ऑब्जर्वर्स कह रहे थे कि पार्टी में किसी ने उसे इतनी जोर से मारा कि वह 2 कदम पीछे चला गया। वह रुका। बी रैंक, रेवेनेंट 2 कदम पीछे। अच्छी पार्टी थी, मैंने कहा। जून हो। अब उसकी आवाज थोड़ी बदल गई, हल्का सा किनारा आ गया उसमें। मैंने तुम्हें उस इवेंट में इसलिए डाला था ताकि देख सकूं असली दबाव में तुम क्या करते हो। मैं जानना चाहता था कि यून की पार्टी ने जो अजीब बात बताई थी वो बस एक फ्लूक थी या नहीं। तुम टूट जाओगे या सच में कुछ दिलचस्प करोगे। वह थोड़ा और करीब आया। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या महसूस किया जब तुम सुबह मेरे पास से गुजरे थे। उसकी आवाज धीमी हो गई। मेरे पास प्रेडेटर्स आई पिछले 1 साल से है। मुझे पता है खतरा कैसा महसूस होता है। मैं थ्रेड सिग्नेचर्स पढ़ सकता हूं। और जब तुम मेरे पास से गुजरे थे, जून हो, मेरा हाथ अपने हथियार पर चला गया था। वह ये बात शर्मिंदगी से नहीं कह रहा था, वह इसे डेटा की तरह बता रहा था, जैसे कोई पहेली जिसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो। और यही बात सबसे खतरनाक थी, उसका तिरस्कार अभी भी मौजूद था। मैं कंटम्पट मेमोरी को अंदर गूंजते महसूस कर सकता था, तैयार। लेकिन अब उसके नीचे कुछ और भी था, कुछ ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक। सियोजुन अब मुझे गंभीरता से लेने लगा था, और शायद वह उसकी गालियों से भी ज्यादा कीमती था। शायद आज तुम्हारी परसेप्शन गलत थी, मैंने शांत स्वर में कहा। उसका जबड़ा कस गया। मेरी परसेप्शन कभी गलत नहीं होती, तो शायद डंगन की एनर्जी असर कर रही होगी। नहीं था, उसने तुरंत कहा। मैंने बस कंधे उचकाए और उसके पास से निकलने लगा। आराम कर लो सियोजुन, वो बॉस फाइट काफी मुश्किल रही होगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जोर से नहीं, बस इतना कि मैं रुक जाऊं। मैं पता लगा लूंगा, उसने धीरे लेकिन पूरी निश्चितता के साथ कहा। तुम्हारी स्किल असल में क्या कर रही है मैं जरूर पता लगा लूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, और हमारी पूरी पुरानी कहानी में पहली बार उसकी नजर वैसी नहीं थी जैसे कोई शिकारी किसी कमजोर शिकार को देखता है। अब उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे उसे अभी अभी एहसास हुआ हो कि जिस चीज को उसने हमेशा नजरअंदाज किया वह शायद उसकी जिंदगी की सबसे दिलचस्प पहेली बन चुकी है। मैंने अपना हाथ छुड़ाया। गुड लक, मैंने कहा, और इस बार मैं सच में ये कहना चाहता था। फिर मैं वहां से निकल गया। इवेंट बिल्डिंग के बाहर पूरा शहर फैला हुआ था। दोपहर की रोशनी हर चीज को अजीब तरह से शांत दिखा रही थी। सड़क पर लोग चल रहे थे, हंटर्स डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग्स में आ जा रहे थे। सामान्य जिंदगी और गेट सिस्टम की खतरनाक दुनिया दोनों एक साथ चल रहे थे, जैसे दुनिया ने तय कर लिया हो कि अब तबाही भी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मेरे सिस्टम के अंदर लगातार कैलकुलेशन चल रही थी। करंट स्टोरेज 29,000 यूनिट्स बॉस फाइट की वजह से 31,000 से कम हुई थी, लेकिन आसपास के लोगों की भावनाओं से धीरे धीरे फिर बढ़ रही थी। कंटेम्प्ट मेमोरी इंडेक्स 47 रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स, हर इंसान पर 30% बढ़ता हुआ बोनस। अब्जॉर्प्शन शील्ड एक्टिव, हर आने वाले हमले का 15% सीधे यूनिट्स में बदल जाएगा। इंसल्ट एको एक्टिव, अब 30 मीटर तक हर दिशा में फैल रहा था, यानी मेरी रेंज में आने वाला हर हाई परसेप्शन इंसान हल्का खतरा महसूस करेगा। शायद बेचैनी, शायद असुरक्षा। मैं सड़क पर सामान्य इंसानों के बीच चल रहा था, लेकिन असल में मैं अब एक चलता फिरता खतरे का माहौल बन चुका था, और यह आगे चलकर बड़ी समस्या बनने वाला था। मैंने फोन निकाला। हेरन ने पहले ही कांटेक्ट भेज दिया था। जितनी कुशल वह दिखती थी उतनी ही थी भी। उसके नीचे एक दूसरा नंबर था, नाम शिन यूजिन, कोई गिल्ड अफिलिएशन नहीं, सिर्फ एक टाइटल लिखा था, इंडिपेंडेंट अवेकनर एडवोकेट क्लास 1। मैंने तुरंत मैसेज भेजा, अपना नाम, अपनी स्थिति, और यह कि 2 गिल्ड्स के पास पहले से मेरी जानकारी है और मुझे इस हफ्ते के खत्म होने से पहले सलाह की जरूरत पड़ेगी। 4 मिनट बाद जवाब आ गया, कल सुबह 9 बजे।
उससे पहले किसी को भी तुम्हारी स्किल विंडो स्कैन मत करने देना। मैंने फोन वापस जेब में रख लिया। अब मेरे पास सिर्फ 17 घंटे थे। 17 घंटे जिनमें आयरन बेस्टियन और ईथर समिट कॉल्स करेंगे, जांच करेंगे, और लगभग तय था कि वे मेरी अवेकनिंग सेरेमनी में मौजूद लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब किसी अनक्लासिफाइड एबिलिटी की खबर मिलती है तो गिल्ड नेटवर्क बहुत तेजी से काम करता है। मुझे सोचने की जरूरत थी, और मैं सबसे अच्छा वहीं सोच पाता था जहां गिल्ड बैज पहनने वाले लोग कम आते हों। मैं ट्रेन पकड़कर लो टियर कमर्शियल जोन चला गया। पुराना शहर, पूरी तरह खतरनाक नहीं, लेकिन इतना साधारण कि टॉप 5 गिल्ड्स के लोग यहां फॉलो अप करने नहीं आते। मैं एक जगह जानता था, छोटी सी नूडल शॉप, खराब लाइटिंग लेकिन शानदार ब्रॉथ, और सबसे अच्छी बात, उसका मालिक कभी मुझसे मेरे अवेकनर स्टेटस के बारे में सवाल नहीं पूछता था, क्योंकि उसे हंटर दुनिया में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, और यही बात उसे शानदार बनाती थी। मैंने नूडल्स ऑर्डर किए, खिड़की के पास बैठ गया, फिर चुपचाप सिस्टम खोला और अपने दिमाग में पूरी स्थिति का नक्शा बनाना शुरू किया। अब 3 गिल्ड्स को मेरे बारे में पता था। हेरन की पार्टी ने मुझे लड़ते देखा था। डिब्रीफ रूम में ऑडियो सिस्टम होने की पूरी संभावना थी। मतलब जो बातें मैंने हेरन को बताई थीं, उनका कुछ हिस्सा रिकॉर्ड भी हो सकता था। सियोजुन खुद जांच कर रहा था, और कंटम्पट मेमोरी में 47 लोग दर्ज थे। 47 अलग अलग लोग, जिनमें से हर एक मेरे लिए बढ़ती हुई ताकत का स्रोत बन सकता था। बस उन्हें मेरे बारे में कुछ नीचा बोलते रहना था। मुझे जिस समस्या का हल निकालना था वो ताकत नहीं थी। ताकत तो खुद ही डरावनी तेजी से बढ़ रही थी। असल समस्या थी सर एक्सपोजर, यानी यह सवाल कि मैं एक अनअफिलिएटेड इंडिपेंडेंट हंटर बनकर कितने समय तक काम कर सकता हूं, उससे पहले कि कोई बड़ी गिल्ड अपने संसाधनों और सिस्टम का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर कर दें। अनअफिलिएटेड हंटर्स के भी अधिकार होते हैं, लेकिन गिल्ड प्रोटेक्टेड हंटर्स जितने मजबूत नहीं। अगर ईथर समिट तय कर ले कि उन्हें मेरा एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन असेसमेंट चाहिए और वे सही फॉर्म भर दें, तो वे कानूनी तौर पर मुझे मैंडेटरी एबिलिटी रिव्यू के लिए बुला सकते हैं, और तब मुझे जाना पड़ेगा। मुझे अपनी जानकारी दिखानी पड़ेगी, और जिस पल किसी गिल्ड के हाथ मेरी एबिलिटी की पूरी तस्वीर लग गई, उस पल बातचीत की ताकत पूरी तरह उनके पक्ष में चली जाएगी। मुझे उनसे पहले चाल चलनी होगी, उनकी उम्मीद से भी तेज। मैंने नूडल्स खत्म किए, और जैसे ही दुकान से बाहर निकला, सिस्टम ने नई आवाज दी। लेकिन इस बार यह मेरी एबिलिटी विंडो नहीं थी। यह गिल्ड बोर्ड अलर्ट था, पब्लिक सिस्टम अलर्ट, जिसे जिले का हर रजिस्टर्ड अवेकनर देख सकता था। इमरजेंसी गेट इमरजेंस, डिस्ट्रिक्ट 7, बॉर्डर जोन, क्लास पेंडिंग, इनिशियल रीडिंग्स सजेस्ट ए रैंक और अबव, ऑल अवेलेबल हंटर्स अबव सी रैंक, अर्ज्ड टू रिस्पॉन्ड, पब्लिक डंजन सप्रेशन प्रोटोकॉल इनिशिएटेड। मैं फुटपाथ पर रुक गया। डिस्ट्रिक्ट 7, यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, और ए रैंक गेट इमरजेंस कोई आम घटना नहीं होती। ऐसी चीजें रूटीन कॉल से नहीं संभलती, और जब अलर्ट में लिखा हो ऑन एल अवेलेबल हंटर्स, तो इसका मतलब होता है कि ड्यूटी गिल्ड्स की टीम अभी पूरी नहीं हुई। यानी अगले 1 घंटे में जो भी वहां पहुंचेगा, वह पूरे देश के गिल्ड नेटवर्क में रिकॉर्ड, रिव्यू और डिस्कस होने वाले इवेंट का हिस्सा बन जाएगा। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। मैं एक अनअफिलिएटेड एफ रैंक हंटर हूं। मेरी स्किल अनक्लासिफाइड है। 2 गिल्ड्स पहले ही मुझे स्कैन करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने अभी तक अपने वकील जैसे सलाहकार से मुलाकात भी नहीं की, और मेरी एबिलिटी अभी पोस्ट इवोल्यूशन रिकैलिब्रेशन में है। मैंने स्टोरेज चेक किया, 33,000 यूनिट्स, और लगातार बढ़ रही थी, सिर्फ सड़क पर चलते लोगों की वजह से। क्योंकि किसी भी पब्लिक जगह में जब एक एफ रैंक हंटर खड़ा होता है, तो आसपास थोड़ी बहुत तिरस्कार वाली भावना हमेशा मौजूद रहती है। मुझे बिल्कुल वहां नहीं जाना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट 7 की तरफ चलने लगा। देखो, मुझे पता है ये कैसा लग रहा है, मुझे पता है सही फैसला क्या है। घर जाओ, सो जाओ, सुबह शिन यूजिन से मिलो, पहले गिल्ड वाली समस्या संभालो। मैं यह सब जानता हूं, लेकिन ए रैंक गेट अगर अर्बन बॉर्डर जोन में खुला है, तो इसका मतलब है कि आम लोग खतरे में हैं। और मेरे पास 33,000 यूनिट्स की स्टोर्ड फोर्स है, जिसकी रिलीजियस मैकेनिक्स मेरी स्किल लगातार बेहतर बना रही है। और मुझे यह भी पता है 2 महीनों की रिसर्च से कि इतिहास में कभी कोई एफ रैंक हंटर अपनी मर्जी से ए रैंक गेट इवेंट में नहीं गया, एक भी नहीं। गिल्ड रिकॉर्ड्स में उसके लिए कोई कैटेगरी तक नहीं है। अगर मैं वहां जाऊं, काम आऊं और जिंदा बाहर निकल आऊं, तो वह ऐसा डेटा पॉइंट होगा जिसे कोई गिल्ड इग्नोर नहीं कर सकेगी। वह लीवरेज होगा, असली वाला, जो नेगोशिएशन टेबल पर काम आता है। और हां, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें एक और बात भी थी। 33,000 यूनिट्स,
ए रैंक खतरा और नई एब्जॉर्प्शन शील्ड जो हर हमले को और ज्यादा ताकत में बदल देती है। सुनने में ये एक परफेक्ट लाइफ टेस्ट एनवायरनमेंट लग रहा था। मुझे पूरी तरह एहसास था कि यह सोच खतरनाक है, फिर भी मैं यही सोच रहा था और चलता रहा। डिस्ट्रिक्ट 7 बॉर्डर जोन अब सामने दिख रहा था। चारों तरफ इमरजेंसी लाल लाइट्स चमक रही थीं, पेरीमीटर बैरियर्स पर लाल पल्स। ऑटोमेटेड स्पीकर्स लगातार लोगों को इवैक्यूएशन रूट्स बता रहे थे। वही संगठित अफरा तफरी जो हर बड़े गेट इमरजेंस के बाद आती है, इतनी नियमित जैसे कोई प्राकृतिक आपदा। सिविलियन लोग तेजी से बाहर की तरफ भाग रहे थे और हंटर्स उतनी ही तेजी से अंदर की तरफ जा रहे थे। दोनों भीड़ें एक दूसरे के पास से गुजर रही थीं, जैसे दुनिया बस 2 हिस्सों में बढ़ गई हो। एक वो लोग जो बचकर निकलते हैं और दूसरे वो लोग जो खतरे की तरफ जाते हैं। मैं भी अंदर जाने वाली भीड़ में शामिल हो गया। किसी ने मुझे दोबारा देखा तक नहीं। इमरजेंसी इवेंट के दौरान कोई दरवाजे पर खड़े होकर स्टेटस चेक नहीं करता। गेट कमर्शियल ब्लॉक के आखिरी छोर पर था। मैं उसे 100 मीटर दूर से देख सकता था। विशाल, गलत रंगों से भरा हुआ और उसके आसपास की हवा भारी दबाव की तरह कांप रही थी। ए रैंक गेट्स हमेशा ऐसा ही महसूस होते हैं। सबसे अच्छी बात यह थी कि गेट अभी पूरी तरह खुला नहीं था, क्योंकि पूरी तरह खुला ए रैंक गेट मतलब मॉन्स्टर वेव्स। लेकिन आधा खुला गेट अगर जल्दी और सही ताकत इस्तेमाल की जाए तो रोका जा सकता था। वहां पहले से 12 हंटर्स मौजूद थे। मैंने तेजी से सबको देखा। 2 आयरन बेस्टियन से मैंने उनका निशान पहचान लिया। 3 स्टॉर्म वेल गिल्ड से, मिड टियर गिल्ड, 4 इंडिपेंडेंट हंटर्स अनुभवी लग रहे थे और 2 बहुत युवा, शायद यहां नाम कमाने आए थे। उसी तरह जैसे मैं तकनीकी रूप से अभी नहीं कर रहा था। तभी दूसरी तरफ से कोई आया, स्योजुन। उसके साथ क्रिम्सन स्पीयर गिल्ड के 2 सदस्य भी थे। वह सपोर्ट रोल में नहीं था। स्पष्ट था कि वह भी इस इवेंट को एक मौके की तरह देख रहा था। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर वही बदलाव फिर आया। वही हल्का झटका, वही तनाव। उसका हाथ हल्का सा हिला। अब उसकी प्रेडेटर्स आए मुझे 30 मीटर दूर से पड़ रही थी। इंसल्ट एको के अपग्रेड ने मेरी मौजूदगी को ही खतरे का सिग्नल बना दिया था। वह ठीक ठीक महसूस कर पा रहा था कि मैं कैसा थ्रेट सिग्नेचर दे रहा हूं, और उसका दिमाग ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वही इंसान कागजों में सिर्फ एक एफ रैंक सपोर्ट हंटर लिखा हुआ है। वह सीधे मेरी तरफ आया। मैंने देखा उसके दोनों गिल्डमेट्स भी पीछे आ रहे थे, लेकिन उसने बिना पीछे देखे हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वह यह बातचीत अकेले करना चाहता था। तुम्हें भी अलर्ट मिला? उसने पूछा। मैं पास में था, मैंने कहा। यह ए रैंक इवेंट है, जून हो। मैं पढ़ सकता हूं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम एक एफ रैंक हंटर हो, सिर्फ एक स्किल के साथ। अब तक तो सही है, मैंने शांत स्वर में कहा। अचानक उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, तेज, आदतन वैसा मूव जो कोई इंसान तब करता है जब उसे हालात कंट्रोल करने की आदत हो। और उसने यह सब सबके सामने किया, पूरे परिमीटर के सामने। हर हंटर देख रहा था। उसी पल सिस्टम एक्टिव हुआ। कंटम्प मेमोरी एक्टिवेटेड। सोर्स पार्क सियोजिन। 47 इंटरैक्शंस लॉग्ड। मल्टीप्लायर प्लस 1410%। सिस्टम ने उसकी पकड़ में छुपे तिरस्कार को पढ़ लिया, उसकी हरकत में मौजूद अपमान को, और अगले ही सेकंड मेरा स्टोरेज काउंटर उछल गया। 33,000 से 61,000, सिर्फ 4 सेकंड में 61,000 यूनिट्स। स्योजुन को अंदाजा भी नहीं था कि उसने एक गुस्से भरे इशारे में मुझे 2 महीने की ताकत दे दी थी। घर जाओ, उसने धीरे से कहा, उससे पहले कि तुम यहां उन लोगों के सामने मर जाओ जो सच में मायने रखते हैं। मैंने उसकी पकड़ की तरफ देखा। उसने तुरंत हाथ छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि मैं उसे डरा रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी प्रेडेटर्स आए अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। कागजों पर मैं जो दिखता था और असल में जो खतरा महसूस हो रहा था, उन दोनों में इतना फर्क था कि उसकी स्किल खुद उसे विरोधाभासी संकेत दे रही थी और वह उसी पर प्रतिक्रिया कर रहा था। मैंने शांति से कहा, मैं रिस्पॉन्स टीम के लिए रजिस्टर्ड हूं, तुम्हारी तरह, मैंने कहा। वह मुझे घूरता रहा। उसके चेहरे पर कुछ बदला, फिर बिना कुछ कहे वह अपने गिल्डमेट्स के पास वापस चला गया। उसी पल गेट जोर से धड़का और पूरी तरह खुल गया। पहले मॉन्स्टर्स बाहर आए और उसके बाद सब कुछ तुरंत अराजक हो गया। ए रैंक गेट इमरजेंस के मॉन्स्टर्स छोटे डंगन वाले शैडो बीस्ट्स जैसे नहीं होते। पहली लहर में जो 3 चीजें बाहर आईं, वे ऑब्सिडियन आर्मर्ड सीज कंस्ट्रक्ट्स थीं, पूरी तरह ऑटोमेटेड, इलाके पर कब्जा करने वाली मशीनें। कोई भावना नहीं, कोई जीवित प्रवृत्ति नहीं, सिर्फ एक प्रोग्राम, सब कुछ नष्ट करो।
उनके क्रिस्टल जैसे शरीर माल ढोने वाले कंटेनरों जितने बड़े थे और अपने आकार के मुकाबले वे डरावनी तेजी से चल रहे थे। उनकी आर्मर हर हमले को पड़कर एनर्जी को दूसरी दिशा में मोड़ देती थी, यानी सामान्य फिजिकल या एलिमेंटल अटैक उन पर असर नहीं करते थे। मौजूद सभी 12 हंटर्स और सियोजुन की टीम तुरंत लड़ाई में कूद गई। सब कुछ बहुत तेज हो रहा था। स्टॉर्म वेल बाएं फ्लैंक पर गया। आयरन बास्टियन ने एंकर पोजीशन संभाली। सियोजुन और क्रिम्सन स्पीयर दाईं तरफ बढ़े। 2 युवा इंडिपेंडेंट हंटर्स पहले ही कंस्ट्रक्ट्स की प्रेशर वेव से पीछे धकेले जा रहे थे। मैंने देखा बाएं तरफ वाला कंस्ट्रक्ट सीधे इवैक्यूएशन कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था। वहां अभी भी सिविलियन पीछे हट रहे थे। किसी ने मुझे आदेश नहीं दिया, किसी ने अनुमति नहीं दी, लेकिन लेफ्ट फ्लैंक दबाव में था। स्टॉर्म वेल के सिर्फ 3 हंटर्स थे और उनका कंस्ट्रक्ट बाकी दोनों से बड़ा था। कोई भी अपनी पोजीशन छोड़कर उनकी मदद करने नहीं जा रहा था। मैं पीछे की तरफ से उस कंस्ट्रक्ट तक पहुंचा और एक सीधी लाइन डिस्चार्ज में 40,000 यूनिट्स छोड़ दी। कंस्ट्रक्ट रुका, लड़खड़ाया नहीं, पूरा रुक गया। बीच कदम में उसकी क्रिस्टलाइन आर्मर सीने के पार तिरछी लाइन में टूट गई। उसका रीरूटिंग सिस्टम सामान्य हमलों को अब्सॉर्ब करने के लिए बना था, लेकिन एक एफ रैंक सोर्स से इतने विशाल फोर्स डिस्चार्ज का उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्लासिफिकेशन मिसमैच ने उसकी पूरी डिफेंस तोड़ दी। स्टॉर्म वेल के तीनों हंटर्स आधा सेकंड के लिए मुझे घूरते रह गए। फिर उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग सक्रिय हो गई। 2 ऊपर से टूट पड़े, एक नीचे से, और सिर्फ 15 सेकंड में कंस्ट्रक्ट गिर गया। आवाज ऐसी आई जैसे कोई इमारत धीरे धीरे टूट रही हो। मैं पीछे हट गया। मेरी अब्जॉर्प्शन शील्ड पूरे समय एक्टिव थी। कंस्ट्रक्ट की शुरुआती प्रेशर वेव मुझे 2 बार लगी थी, हर बार 15% कन्वर्जन रेट के साथ। करंट स्टोरेज 23,000 यूनिट्स और लगातार बढ़ रही थी। मैंने मुड़कर देखा। सियोजुन 60 मीटर दूर से मुझे घूर रहा था। उसके दोनों गिल्डमेट्स अभी भी अपने कंस्ट्रक्ट से लड़ रहे थे। उनके पास ध्यान भटकाने का समय नहीं था, लेकिन सियोजुन की प्रेडेटर्स आई सामान्य नजर जैसी नहीं थी। गेट खुलने के बाद से वह लगातार मुझे ट्रैक कर रहा था। उसने सब कुछ देखा था। तभी दाईं तरफ वाला कंस्ट्रक्ट अचानक इवैक्यूएशन कॉरिडोर की तरफ मुड़ा। उसके टारगेटिंग सिस्टम ने शायद सिविलियंस को प्राथमिक लक्ष्य मान लिया था। सियोजुन तुरंत हरकत में आया, तेज, बिना हिचकिचाहट। एक स्पीड एम्प्लीफिकेशन बर्स्ट के साथ वह सीधे कंस्ट्रक्ट के सामने पहुंच गया। उसने अपनी तलवार आर्मर प्लेट्स के बीच के जोड़ में घुसा दी, इतनी सटीकता के साथ जैसे किसी को दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पर ट्रेन किया गया हो। और सच कहूं तो वह प्रभावशाली था। पाक सियोजिन जैसा भी इंसान हो, लेकिन हंटर के रूप में वह असाधारण था। तभी कंस्ट्रक्ट ने उसे पकड़ लिया, हराया नहीं, सिर्फ पकड़ लिया। उसका विशाल क्रिस्टली हाथ सियोजुन के शरीर के चारों ओर बंद हो गया और उसकी स्ट्रेंथ एनहांसमेंट भी उस पकड़ को सही एंगल के बिना नहीं तोड़ पा रही थी। वह कोशिश कर रहा था, तेजी से, बहुत मेथोडिकल तरीके से, लेकिन उसके पास शायद वो 3 सेकंड नहीं थे जो उसे चाहिए थे। मैंने 60 मीटर की दूरी पलक झपकते पार कर ली और 12,000 यूनिट्स एक ही वार में छोड़ दी, सीधा कंस्ट्रक्ट के आर्म सॉकेट पर। हाथ अलग हो गया। सियोजुन नीचे गिरा और बिल्कुल साफ तरीके से लैंड किया, बेशक किया। वह रोल करके तुरंत फिर खड़ा हो गया, तलवार तैयार, और एक पल के लिए हम दोनों एक साथ खड़े थे, एक एक्टिव ए रैंक इमरजेंस इवेंट के बीचों बीच, और उसकी प्रेडेटर्स आए मुझे सिर्फ 1 मीटर दूरी से पड़ रही थी। मैंने उसके चेहरे को बदलते देखा। इस बार वह छोटा फ्लिकर नहीं था, न उलझन, न हल्का डर। यह कुछ और था, जैसे उसने रियल टाइम में सारे नंबर जोड़ लिए हों और अब ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गया हो जिसके लिए उसके पास कोई भावनात्मक शब्द ही नहीं है। कृतज्ञता और खतरे की पहचान, दोनों एक साथ। उस इंसान में जिसे कभी किसी को लेकर दोनों चीजें एक साथ महसूस नहीं करनी पड़ी थीं। उसका कंस्ट्रक्ट अभी भी खड़ा था। वह बिना कुछ बोले वापस उसकी तरफ मुड़ा, आगे बढ़ा और सिर्फ 4 वार में उसे खत्म कर दिया। साफ, प्रोफेशनल। तीसरा कंस्ट्रक्ट भी आखिरकार गिर गया। आयरन बास्टियन की एंकर टीम ने उसे खत्म किया और उसी के साथ गेट बंद हो गया। 32 मिनट। पूरा ए रैंक इमरजेंस इवेंट सिर्फ 32 मिनट चला। तीनों कॉन्स्ट्रक्ट्स खत्म, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं, सिर्फ 2 हंटर्स घायल हुए थे। वही 2 युवा इंडिपेंडेंट्स जो शुरुआत में प्रेशर वेव की चपेट में आ गए थे, लेकिन दोनों स्टेबल थे। अब पूरा पेरीमीटर शांत था। हर कोई बस सांस संभाल रहा था। साइट पर तुरंत फील्ड डिब्रीफ शुरू हो रहा था। हर बड़े गेट इवेंट के बाद ऐसा होता है।
रिकॉर्ड्स के लिए। मैंने स्टॉर्मवेल के हंटर्स को तेजी से आपस में बात करते देखा। वे लगातार उसी जगह की तरफ इशारा कर रहे थे जहां लेफ्ट कंस्ट्रक्ट गिरा था। आयरन बेस्टियन वाले हंटर्स बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि कोई अभी उसी प्रतिनिधि को फोन कर रहा है जिससे मैं 2 घंटे पहले मिला था। तभी स्योजुन मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस बंद हो चुके गेट को देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, तुमने उस कंस्ट्रक्ट पर 40,000 यूनिट्स मारी थी। यह सवाल नहीं था। लगभग, मैंने कहा। वह कुछ सेकंड चुप रहा। पिछले 2 महीनों में इतनी ताकत कहां से आई? मैंने जवाब नहीं दिया। वह खुद बोलता गया। डी रैंक डंजन में लगभग 6,000 यूनिट्स थीं। बी रैंक इवेंट में बॉस फाइट रिपोर्ट्स के हिसाब से 8 से 12,000 के बीच, और आज 40,000 एक ही डिस्चार्ज में। वह रुका, फिर धीरे से बोला, यह ग्रोथ नहीं है, यह पूरी तरह अलग कैटेगरी की चीज है। स्किल इवॉल्व हो गई, मैंने कहा, जो सच भी था और फिर भी उसे कुछ नहीं बताता था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक एफ रैंक स्किल इवॉल्व हुई। क्लासिफिकेशन शुरू से गलत थी। अब उसने सच में मेरी तरफ देखा, पूरा ध्यान देकर, और उसी पल मुझे एहसास हुआ 2 महीनों में पहली बार कोई इंसान इतना करीब था, इतना परसेप्टिव था, और मुझे इतना जानता था कि वह असली सच के सबसे करीब पहुंच गया था। क्या यह तिरस्कार पर पलती है? उसने धीमे से पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। यही फंक्शन है ना? कोई पैसिव अब्जॉर्प्शन नहीं, कोई किनेटिक प्रोसेसिंग नहीं, कॉन्टेम्प्ट स्पेसिफिकली। वह मेरा चेहरा पढ़ रहा था। मैं टाइमिंग के बारे में सोच रहा था। हर बार जब मैंने वह रुका। हर बार जब किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया। डी रैंक डंजन, यून की बातें, बी रैंक इवेंट, ब्रीफिंग रूम, और आज रात उसकी आवाज धीमी हो गई। जब मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ा। वह कुछ सेकंड चुप रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज में सचमुच एहसास था। मैं तुम्हें और ताकतवर बनाता रहा। शाम की हवा ठंडी थी। दूर फील्ड मेडिक उन घायल युवा हंटर्स से बात कर रहा था। पेरीमीटर के दूसरी तरफ गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचने लगे थे। हर ए रैंक इवेंट के बाद आने वाली वही इंस्टीट्यूशनल मशीनरी जो तय करती है कि क्या हुआ और उसका मतलब क्या है। मैंने धीरे से जवाब दिया, हर एक बार। वह काफी देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सेरेमनी वाले दिन से। अब वह सवाल नहीं पूछ रहा था। वह अपने दिमाग में पूरी तस्वीर जोड़ रहा था और उसके टुकड़े जोर से बोल रहा था। पूरा हॉल, 50 लोग, सब तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे। मैंने हल्का सा सिर झुकाया। वह पहला दिन काफी अच्छा था, मैंने कहा। उसने लंबी सांस छोड़ी। हंसी नहीं थी, लेकिन कुछ वैसा जिसके लिए कोई सही सामाजिक शब्द नहीं होता। और मैंने खुद भी कई बार योगदान दिया। सेरेमनी, कैफे, आज रात। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद स्रोत रहे हो। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर मैंने और शांत आवाज में कहा, कंटेम्प्ट मेमोरी में 47 इंटरैक्शंस दर्ज हैं। मल्टीप्लायर अब 1400% पर है। वह पूरी तरह स्थिर हो गया। आज रात जब तुमने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने कहा, उससे मैं 33,000 से सीधे 61,000 पर पहुंच गया। सिर्फ 4 सेकंड में। वह मुझे घूरता रहा और मैंने पहली बार देखा कि पार्क सियो जून के चेहरे पर कुछ बहुत बड़ा टूट रहा था। यह वही इंसान था जिसने हमेशा माना था कि ताकत कमाई जाती है, कि रैंकिंग ही मेरिट है, कि कमजोर लोगों को नीचा देखना बस दुनिया के सही क्रम को समझना है। और अब वही इंसान यह समझ रहा था कि उसने सालों तक जितना भी तिरस्कार मेरी तरफ फेंका, वह सब ब्याज समेत जमा होता गया किसी ऐसी चीज में जिसे सिस्टम खुद क्लासिफाई नहीं कर पा रहा। 1400%। उसने धीरे से दोहराया। कॉम्पाउंडिंग, मैंने कहा। हर इंटरैक्शन पर। वह कुछ बोलने लगा। तो अगर मैं, हां, मैंने तुरंत कहा। और अगर तुम, हां। वह चुप हो गया। उसने नजरें फेर लीं, बंद हो चुके गेट की तरफ देखने लगा। उसका जबड़ा हल्का सा हिला। मैं पार्क सियो जून को सालों से जानता था। मैंने उसे गुस्से में देखा था, अहंकार में देखा था, आक्रामक तो लगभग हमेशा। तिरस्कार उसके लिए सामान्य स्थिति थी, लेकिन अनिश्चित कभी नहीं। आज से पहले नहीं। आखिरकार उसने पूछा, तुम इसका क्या करने वाले हो? यह सवाल सच्चा था, सीधा, बिना किसी दिखावे के, जैसे उसके अंदर का सारा थिएटर हट गया हो और अब सिर्फ असली सवाल बचा हो। मैंने हेरन के बारे में सोचा, सुबह 9 बजे शिन यूजिन से होने वाली मुलाकात के बारे में, आयरन बेस्टियन और ईथर समिट के बारे में।
उन सिस्टम्स के बारे में जो अब मेरे पीछे आने वाले थे, उस क्लासिफिकेशन एरर के बारे में जो हर बार सिस्टम के मुझे किसी बॉक्स में डालने की कोशिश करते ही वापस आ जाता था। 47 रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स और एक ऐसा कंपाउंडिंग रेट जिसकी कोई सीमा नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, मुझे अभी इसकी सीलिंग नहीं पता। फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन मैं पता लगाने वाला हूं। सियो जुन ने एक बार फिर मुझे देखा और इस बार उसकी नजर अलग थी। न प्रेडेटर्स आई वाला खतरे का अंदाजा, न शिकारी की नजर। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। सच्चा सम्मान, पूरी तरह नहीं, आसानी से तो बिल्कुल नहीं। उसके अंदर का 10% अहंकार अभी भी बचा हुआ था। शायद वह उसकी पूरी पर्सनैलिटी को संभाल कर रखने वाला ढांचा था, लेकिन फिर भी सम्मान वहां था। वह बिना कुछ कहे मुड़ा और अपने गिल्डमेट्स की तरफ वापस चला गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। तभी सिस्टम ने धीरे से आवाज की, फील्ड इवेंट रिकॉर्ड लॉग्ड, हंटर्स रजिस्टर्ड ऑन साइट, ए रैंक इमरजेंसी इवेंट, डिस्ट्रिक्ट 7 बॉर्डर जोन, परफॉर्मेंस डेटा कंपाइलिंग। मैं उस सूची में था। एफ रैंक रजिस्टर्ड, सिंगल स्किल कन्वर्जन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंसिडेंट रिपोर्ट, लेफ्ट कंस्ट्रक्ट, प्राइमरी फोर्स डिस्चार्ज ऑन रिकॉर्ड, राइट कंस्ट्रक्ट, हंटर एक्सट्रैक्शन असिस्ट एंड जॉइंट ब्रीच। यह भी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हर गिल्ड जो ए रैंक इमर्जेंस रिपोर्ट्स की समीक्षा करती है, अब यह फाइल देखेगी। हर एनालिस्ट जो अनक्लासिफाइड एबिलिटी सिग्नेचर्स को ट्रैक करता है, वह इस इंसिडेंट रिपोर्ट को पढ़ेगा और उस रिपोर्ट में मेरा नाम लिखा होगा। एक एफ रैंक हंटर जिसके फोर्स डिस्चार्ज नंबर्स उसके रजिस्टर्ड प्रोफाइल से मेल ही नहीं खाते। कल सुबह मैं शिन यूजिन के सामने बैठूंगा और फिर यह तय करना शुरू करूंगा कि आगे क्या होने वाला है, उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। क्योंकि गिल्ड्स अब आने वाली थीं, शायद नहीं, कभी ना कभी नहीं, पक्का और बहुत जल्दी। और मुझे खुद को ऐसी चीज बनाना होगा जिसका जवाब वे अपने हिसाब से तय ना कर सकें। लेकिन अभी मैं बंद हो चुके ए रैंक गेट के किनारे खड़ा था। शाम धीरे धीरे पूरे बॉर्डर जोन पर उतर रही थी। मैंने सिस्टम दोबारा चेक किया। करंट स्टोरेज 39,000 यूनिट्स। इस पूरे फील्ड इवेंट ने मुझसे जितनी ताकत ली थी, उससे ज्यादा वापस दे दी। कॉन्स्ट्रक्ट्स की प्रेशर वेव्स, आसपास की एम्बियंट इमोशनल रिस्पॉन्स और सियोजुन का कॉलर ग्रैब, वह अभी भी फायदा दे रहा था। कंटेम्प्ट मेमोरी इंडेक्स 47 इंडिविजुअल्स और लगातार बढ़ रहा था, कंपाउंडिंग फॉरवर्ड। सिस्टम के किनारों पर एक नई चीज दिखाई दे रही थी। न्यू एबिलिटी ट्री, पूरा नहीं, बस आंशिक रूप से, जैसे कुछ और अनलॉक होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सिस्टम के पास अभी उसे सही भाषा में दिखाने की क्षमता ना हो। कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जिसके लिए सिस्टम खुद शब्द ढूंढ रहा था। और उसी समय शहर में कहीं 47 लोग अपनी शाम सामान्य तरीके से बिता रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मेरे बारे में जितनी भी बुरी बातें सोची थीं, वे अब स्थायी रूप से किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन चुकी हैं जिसके लिए दुनिया के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। कुछ ऐसा जो चलता है, सांस लेता है और लगातार ताकतवर होता जा रहा है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, कोई ग्रीटिंग नहीं, बस 2 लाइनें। एथर समिट ने हंटर एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड में फॉर्मल एबिलिटी असेसमेंट रिक्वेस्ट फाइल कर दी है। वे बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। हियरिंग 5 दिनों में तय हुई है। तुम्हें रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं स्क्रीन को देखता रहा। कोई सेंडर आईडी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। तभी दूसरा मैसेज आया, माय नेम इज शिन यूजिन। यह मत पूछना कि मुझे कैसे पता है, बस कल देर मत करना। मैंने फोन वापस जेब में रख लिया। 5 दिन, देश की 5 सबसे ताकतवर गिल्ड्स में से एक, ईथर समिट, और उन्होंने अभी एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस शुरू किया था, एक अनएफिलिएटेड एफ रैंक हंटर के खिलाफ। मेरे पास इस समय 39,000 यूनिट्स स्टोर्ड फोर्स थी। एक ऐसी एबिलिटी जिसे क्लासिफिकेशन सिस्टम ने बिहाइंड एसएसएस कहा था। एक ऐसी शक्ति जो हर तिरस्कार को ताकत में बदल देती थी। मेरे सबसे बड़े इंसल्ट सोर्स पर 1400% मल्टीप्लायर। और अगला एवोल्यूशन, जो अभी सिस्टम की डिस्प्ले रेंज से थोड़ा बाहर इंतजार कर रहा था, और वे सोच रहे थे कि उनके पास मुझे रोकने के लिए 5 दिन है।